नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा से खबर के साथ, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ठगों के पास से 18 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कई बैंकों के एटीएम कार्ड भी पुलिस ने बरामद किए हैं। एटीएम में कैश जमा करने वाली कंपनी के कर्मचारी हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस को 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। ठगों के पास से 18 लाख रुपए भी बरामद किए गए। कई बैंकों के एटीएम कार्ड भी पुलिस ने बरामद किए हैं। एटीएम में कैश जमा करने वाली कंपनी के कर्मचारी हैं। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम 9 की बैठक में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में नए केस में गिरावट आ रही है, जबकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टेस्टिंग करने वाला राज्य है। बीते 24 घंटों में 2,08,558 सैंपल टेस्ट हुए हैं। 1,18,000 टेस्ट केवल आरटीपीसीआर के माध्यम से हुए हैं। अब तक प्रदेश में 4 करोड़ 18 लाख टेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट के मंत्र के अनुरूप कार्रवाई तेज की जाए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर सहित जीवन रक्षक मानी जा रही सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए रेमडेसिविर का दैनिक आवंटन भी बढ़ा दिया है। सरकारी कोविड अस्पतालों में ये इंजेक्शन पूर्णतः निःशुल्क है। निजी अस्पतालों को जरूरत के अनुसार डीएम या सीएमओ के द्वारा इसकी उपलब्धता करवाई जा रही है। सीएम ने कहा है कि कोविड संबंधित व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रणाली लागू की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण करें। हॉस्पिटल के बाहर भी लोगों से की मदद की जाए और सभी निजी और सरकारी कोविड अस्पताल में एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाए कि वो दिन में कम से कम एक बार मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी उसके परिवारजन को अवश्य दे। ये व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करवाई जाए। आपदा की इस स्थिति में मरीजों और उनके परिजनों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ व्यवहार होना चाहिए। कोविड और नॉन कोविड मरीजों के लिए सभी जिलों में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सीएम योगी ने प्रदेश भर के कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में निर्बाध बिजली आपूर्ति का आदेश दे दिया है। साथ ही सभी जिलों में एक ऑक्सीजन रिफिलर को होम आइसोलेशन के मरीजों की आपूर्ति करने के लिए नामित किए जाने के आदेश भी दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी ने लखनऊ में कैंसर अस्पताल में बने 100 बेड के कोविड अस्पताल की शुरुआत की है। कैंसर अस्पताल में आज से कोविड मरीजों को एडमिशन मिलना शुरू हो गया है। सीएम योगी ने अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये व्यवस्था शुरू हो जाने पर राजधानी में इलाज के लिए भटक रहे लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। सीएम योगी के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री संदीप सिंह, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी समेत अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। सीएम योगी ने पहुंचकर कैंसर अस्पताल का जायजा भी लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने मीडिया कर्मियों को कोरोना वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने को कहा है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि अलग अलग सेंटर बनाकर या जरूरत हो तो उनके कार्यस्थलों पर जाकर 18+ के परिजनों का एक साथ फ्री वैक्सीनेशन किया जाए। कोरोना काल में मीडिया कर्मी लगातार लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं। इस दौरान वो संक्रमित भी हो रहे हैं। यूपी समेत पूरे देश में कई पत्रकार अब तक इस संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इससे पहले पंजाब, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर मान लिया है। बिहार में भी वैक्सीन लगवाने में पत्रकारों को तरजीह देने की बात कही गई है। और कोरोना संक्रमण की वजह से यूपी में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पिछले साल की तरह एक बार फिर से ई पास जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। आमजन भी चिकित्सा सेवाएं हासिल करने के लिए ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं की सेवाएं हासिल नहीं होने की दशा में लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ई पास जारी करने का फैसला किया है। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आवेदन करने के लिए rahat.up.gov
www.rahat.nic.in पर लॉगिन किया जा सकेगा। इसके बाद rahat.up.nic/e-pass पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आमजन भी चिकित्सा सेवाएं हासिल करने के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं की सेवाएं नहीं हासिल होने की दशा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। ई-पास पोर्टल पर संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें एक संस्था आवेदक समेत 5 कर्मियों के लिए पास का आवेदन कर सकती है। ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण और सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। आवेदनों को परीक्षण के बाद स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाएगा। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत आवेदनों के ई-पास ऑनलाइन जारी होंगे, जिनको SMS के जरिए दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड अथवा प्रिंट कर उपयोग किया जा सकेगा। ई-पास की इलेक्ट्रिक प्रति भी मान्य होगी। ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई-पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया फोटो युक्त पहचान पत्र, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिले की सीमा के भीतर ई-पास जारी करने के लिए उप जिलाधिकारी और प्रदेश की सीमा के भीतर ई-पास जारी करने के लिए जिलाधिकारी की ओर से नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। संस्थानों के लिए जारी ई-पास संपूर्ण लॉकडाउन अवधि के लिए होंगे, जबकि आम लोगों के जारी जिले के भीतर के पास 1 दिन और अंतर जनपदीय पास 2 दिन के लिए मान्य होंगे। चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन QR कोड के जरिए पुलिसकर्मी करेंगे। ई-पास जारी करने के लिए अधिकारियों को भी पूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। दूसरे राज्यों के लिए विशिष्ट मामलों में ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिले से संबंधित DM जारी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं प्रदेश के ACS सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि राज्य में कोरोना के मामले लगातार घटने की तरफ अग्रसर हैं। ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की तरफ है। 30 अप्रैल को प्रदेश में 34,626 मामले आए थे और 32,494 लोग संक्रमण से मुक्त हो गए थे। वहीं कुल 25,858 नए मामले आए हैं और 38,683 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई और बढ़ाई गई है। 24 घंटों में रिकॉर्ड 783 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। गृह विभाग में बने विशेष कंट्रोल रूम में लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी की जा रही है। वहीं ACS हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी है और साथ ही सतर्कता बरतने को कहा है। 2 प्रकार की वैक्सीन से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं और प्रभावशाली हैं, असरकारी हैं। कृपया करके जब भी आपकी बारी आए, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो और जब भी आपका स्लॉट आपको मिला हो, अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। यह कोविड से लड़ाई में एक अहम हथियार है और टीकाकरण कराकर हम सुरक्षित होते हैं, सुरक्षा कवच हम धारण करते हैं। तो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, लेकिन साथ ही साथ जो सावधानियां हैं उन्हें मत भूलिएगा। उन सावधानियों को बरतते रहिए। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए। मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से अच्छी तरह से ढकिए मुंह और नाक को, ताकि इस रास्ते से वायरस आपके शरीर में प्रवेश न करने पाए। और लोगों से दूरी बनाइए। अधिकांश लोग लक्षणविहीन होते हैं और उन्हें भी पता नहीं होता, अगर उन्होंने टेस्ट नहीं कराया है, कि वो स्वयं संक्रमित हैं या नहीं है। ऐसी स्थिति में आप किसी व्यक्ति से यदि बहुत नजदीक जाकर बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि वो दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो और आप भी संक्रमण की चपेट में आ जाए। इसलिए लोगों से दूरी बनाइए और जब आप अपने कामकाज से लौटकर घर जाते हैं तो हाथ साफ करने के अलावा यह भी सुनिश्चित करिए कि घर के भी जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो पहले से बीमार कमजोर व्यक्ति हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, इनसे दूर रहिए। इनसे दूरी बनाकर ही रखिए ताकि किसी प्रकार का संक्रमण आपके द्वारा उनमें न जाने पाए। अपने जितने भी परिवारीजन हैं, इष्ट मित्र हैं, आपके परिचित लोग हैं, उन सबों को इस बात के लिए प्रेरित करिए
कि वो जो सावधानियां कोविड से बचने के लिए आवश्यक है उनका पालन करें। कोरोना की लड़ाई में उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में नए जो संक्रमण के मामले आए हैं वो लगातार घटने की तरफ हैं और जो लोग बीमारी से मुक्त हो रहे हैं वो उनकी संख्या बढ़ने की तरफ है। यदि पिछले 3 दिन के आंकड़े देखें तो 30 अप्रैल को जहां 34,626 मामले आए थे और 32,494 लोग जो हैं वो संक्रमण से मुक्त होकर घर गए थे और कुल 2,66,000 टेस्ट हुए थे, तो वहीं कल 3/5 को 25,858 नए मामले आए हैं। 38,683 जो हैं लोग ठीक होकर अपना अगर वो होम आइसोलेशन में थे तो वो ठीक होकर अपने काम पे लौटे हैं, अस्पताल में थे तो वो ठीक होकर अपने घर गए हैं। तो इस प्रकार प्रदेश में जो प्रदेश सरकार की एक एग्रेसिव ट्रैक टेस्ट ट्रीट की जो एक नीति है, उस नीति पे जो अमल हो रहा है उससे प्रदेश में जो एक्टिव केसेस हैं वो भी निरंतर वो कम हो रहे हैं। और एक जो सर्वेलांस चल रहा है, प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, घर घर जाकर टीमें RRT और 2 अन्य हमारी टीमें हैं जो घर घर जाकर संक्रमण के बारे में पता लगा रही हैं। वो टीमें अब तक 16 करोड़ 46 लोगों तक पहुंची हैं। 24 करोड़ की जनसंख्या में से 16 करोड़ 46 लाख लोगों तक हम लोग पहुंच के उनका हालचाल जान रहे हैं। इनमें से 4 करोड़ से अधिक टेस्ट हुए हैं प्रदेश में और कल 2,08,558 टेस्ट हुए हैं। तो ये जो एक अग्रेसिव पॉलिसी है हमारी, एक जो रणनीति है कि जल्दी से जल्दी ट्रैक किया जाए फिर उसका टेस्ट करके उनका ट्रीट किया जाए, इसी का अगला कदम जो है वो कल से शुरू हो रहा है, जहां प्रदेश के 90,000 से अधिक राजस्व गांवों में स्वास्थ्य विभाग की RRTs, निगरानी समितियां, ये सभी जाएंगी बार बार और वहां पर संक्रमण को जो भी संक्रमित व्यक्ति है उनकी पहचान करेंगी। जहां पर संक्रमित व्यक्ति पाया जाएगा उनका टेस्ट कराया जाएगा। इसके लिए लगभग 10 लाख से अधिक एंटीजन किट की व्यवस्था की गई है और उन्हें जहां पर यदि आवश्यकता होगी आइसोलेशन में रखने की, अगर घर में स्थान नहीं है तो वहीं पे वो गांव में ही पंचायत घर, स्कूल, वहां पर आइसोलेशन के लिए उनके क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था की जाएगी जहां पर खाना पीने की। और वहीं झारखंड के जमशेदपुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस 10 ऑक्सीजन टैंकर के साथ लखनऊ पहुंची है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि हमारे पास 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आई है। हम ऑक्सीजन कानपुर और लखनऊ भेज रहे हैं। 6 कंटेनर लखनऊ और 4 कंटेनर कानपुर के लिए गए। वहीं मतगणना स्थल पर अपने 1 साल के बेटे के साथ ड्यूटी करते हुए महिला कांस्टेबल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोरोना के संकट काल में भी 1 साल के बेटे के साथ मतगणना स्थल पर ड्यूटी कर महिला कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी और अपना फर्ज दोनों निभाए हैं। ये चेहरा मां की ममता और खाकी की ड्यूटी का है। ये तस्वीरें जनपद शामली में महिला थाने में तैनात प्रियंका शर्मा नाम की महिला कांस्टेबल की हैं। प्रियंका शर्मा का 1 साल का बेटा अथर्व है। प्रियंका शर्मा के पति भी पुलिस में हैं जो इस समय गाजियाबाद में तैनात हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रियंका शर्मा की ड्यूटी शामली के थाना भवन मतगणना स्थल पर लगी थी, जहां कोरोना संकट काल में लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। वहीं कोरोना के संकट में प्रियंका शर्मा अपने बेटे के साथ काम पर थी। और अब बात कानपुर की करते हैं, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरतों को देखते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने ऑनलाइन प्रेस मीटिंग करते हुए कानपुर जिले की जनता से अपील की है कि अगर लोगों के पास ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर रखे हों तो उसे पुलिस को मुहैया करवाएं, जिसमें जरूरतमंदों को ऑक्सीजन दिया जा सके। कुछ लोगों के सुझाव आए थे कि इस तरफ से एक शुरुआत की जाए जिससे कि आम जनता की जिंदगी को बचाया जा सके। कानपुर नगर में हमारे पास ऐसे बहुत सारे सुझाव आ रहे थे और कई लोगों ने अपने सिलेंडर कानपुर पुलिस को दिए कि इसको जिसको ज़रूरत है उनको आप दे दें। इस चीज़ को व्यवस्थित करते हुए एक ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आपके पास ऐसा कोई सिलेंडर है
जिसका आप अभी उपयोग नहीं कर रहे, आपके मरीज को अब ज़रूरत नहीं है, या आप वेल्डिंग का काम करते हैं, इस समय आपका काम नहीं हो रहा है, या अन्य किसी भी कारण से, तो आप अपने ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर को दान दे सकते हैं या उधार दे सकते हैं इस ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक में। जिन लोग को ज़रूरत है उनको ये उपलब्ध कराया जाएगा और आवश्यकता के पूरी होने के बाद में आपको ये सिलेंडर वापस कर दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से निःशुल्क व्यवस्था है, इसमें कहीं भी किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। केवल प्रयोजन ये है, उद्देश्य ये है कि जिसकी ज़रूरत है उस तक समय से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच पाए। रामपुर नगर में हमारे पास ऐसे बहुत सारे सुझाव आ रहे थे और कई लोग। और वहीं कानपुर के भाजपा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने एक और सराहनीय कदम उठाया है। भाजपा विधायक ने अपने निजी 3 मंजिला मकान पर अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने के लिए प्रशासन को देने हेतु एक पत्र लिखा है। गरीबों और जरूरतमंद लोगों को इलाज दिलवाने के लिए 113 बेड का अस्थायी अस्पताल बनवाने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है। इससे पहले भी अपनी निधि से 50-50 लाख देने और सभी विधायकों को एकजुट कर 11 करोड़ जोड़कर अस्पताल निर्माण हेतु देने पर विधायक मैथानी चर्चा में रहे। मैथानी कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं। और रामपुर में कोरोना से कम, कोरोना की दहशत से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। एक महिला वकील की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार के लोग डेड बॉडी छोड़कर फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम और शमशान घाट के कर्मचारियों ने महिला का अंतिम संस्कार किया। तमाम सारी मौतें तो कोविड की वजह से हो रही हैं और उससे ज्यादा मौतें कोविड की दहशत से हो रही हैं। आज एक महिला की इलाज के दौरान घर में ही मौत हो गई। उसकी डेड बॉडी घर में पड़ी रही। परिवार के लोग डेड बॉडी को छोड़कर फरार हो गए। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे और शमशान विभाग की एक कर्मचारियों की टीम वहां पर पहुंची और महिला की डेड बॉडी को उठाकर लाकर शमशान घाट में अंत्येष्टि की। अंत्येष्टि करने वालों ने इंडिया न्यूज को बताया कि महिला की बॉडी तकरीबन 18 घंटों से घर में ऐसे ही पड़ी थी। हाथ पैर सिकुड़ गए थे और चींटियां उसकी लाश को नोचने लगी थी। परिवार के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर रामपुर जिले में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा इस तरीके की वारदातें हुई हैं। ऐसी अंत्येष्टियों को स्वास्थ्य महकमा और शमशान विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अंत्येष्टि कराते हैं, वो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे में सभी को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत के समय में जब उसके अपने ही सामने नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। बहरहाल रामपुर में स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम और शमशान कर्मचारियों की जो टीम है उसको इंडिया न्यूज भी सैल्यूट करता है कि जब उसके अपने अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में वो टीम उनका दाह संस्कार करा रही है। रामपुर से इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। में और वहीं लखनऊ की गोमती नगर विस्तार पुलिस ने 2 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे दामों पर बेचने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में इसी तरह के मामले कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 10 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और 8 खाली छोटे सिलेंडर और एक 4 पहिया वाहन और एक सिलेंडर चालान रसीद फर्जी के साथ 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। और संसार में अगर मुश्किल के हालात हैं तो उन मुश्किलों के हालातों का सामना करने का हौसला देने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसा ही एक हौसला देने की पहल गाजियाबाद के एक रेस्टोरेंट संचालक ने की है। ये रेस्टोरेंट शालीमार गार्डन इलाके में है। फिलहाल रेस्टोरेंट से फूड की बिक्री पूरी तरह से बंद है और यहाँ का स्टाफ कोरोना मरीजों की सेवा में लगा है। दरअसल शालीमार गार्डन में स्थित एक रेस्टोरेंट के द्वारा आसपास के इलाकों में रहने वाले कोविड के मरीजों के घर पर फ्री में फूड डिलीवरी की जा रही है। रोजाना इस रेस्टोरेंट से करीब 200 थाली खाना उन मरीजों के घर पहुंचाया जाता है जो कोरोना संक्रमित हैं। कोविड का जो चल रहा है इस टाइम पे, कोविड पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और बहुत आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। आप जानते हैं लॉकडाउन का सिचुएशन है इस टाइम पे और लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने पिछले साल ऐसा दौर देखा कि लोग खाने के लिए बहुत परेशान हुए। हमें ऐसा लगा कि लोगों का घर पहुँचाना चाहिए हमको फूड। कोविड पेशेंट हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए फूड के रिलेटेड। तो हमने एक छोटी सी मुहिम जारी की है कि सभी जो कोविड पेशेंट है हमारे एरिया में, मोहन नगर तक, इधर आपका सीमापुरी डिपो तक, जो भी लोग हैं, हमने ग्रुप बनाया हुआ है अपना वेज मंत्रा परिवार के नाम से। तो हमको मैसेज आते हैं उसमें कि सर हमें इतनी रिक्वायरमेंट है थाली की, तो उनके घर पे हम फूड डिलीवर करवाते हैं। एक वेज थाली होती है, उसके अंदर पुलाव, दाल की सब्ज़ी और सीजनल आइटम
और आपका रोटियां होती हैं, उसके अंदर सैलेड होता है, उसके अंदर वो फ्री फूड, कोई पैसा नहीं है उसका, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर तक प्रोवाइड करवाते हैं, और जिससे उनको सहूलियत हो, अच्छा स्वस्थ खाना खाएंगे, जल्दी स्वस्थ होंगे वो। और हमारे यहाँ से 60-62 लोगों के ऑर्डर आते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स लगा के आई थिंक 200 थालियाँ हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, लंच में अंदर डिनर में, दोनों टाइम पे। मॉर्निंग में ऑर्डर आ जाते हैं उनके, 10 बजे तक रिक्वायरमेंट बताए थे कि भैया हमें इतना फूड चाहिए, और उनको हम 1 बजे तक प्रोवाइड करवाते हैं, जिसका कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।